नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। जी हां, पप्पू यादव चौथी बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं। और अगर आपको बता दें कि 3 उम्मीदवार जिनकी चर्चा बिहार में जोरदार तरीके से थी, पप्पू यादव, हिना साहब और पवन सिंह। हिना साहब और पवन सिंह सुर्खियों में खूब थे लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए, पर पप्पू यादव ने वो करिश्मा कर दिखाया। पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। अब पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, पूर्णिया के लिए काम भी कर रहे हैं। पिछले दिनों अपने कुछ बयान की वजह से चर्चा में भी थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पप्पू यादव की आगे की राजनीति किस तरह की होगी, किसके साथ जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही फिर से वो प्रियंका गांधी के साथ दिखे, उनके साथ फोटो भी वायरल हुआ। तो अब जनता जानना चाहती है कि आखिरकार बिहार में, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के खास तौर पर बिहार पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पप्पू यादव की राजनीति किस ओर जाएगी। क्या पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा होंगे? महागठबंधन में जाएंगे तो क्या उन्हें लालू प्रसाद का प्रतिरोध, गतिरोध झेलना पड़ेगा, या पप्पू यादव अकेले में ऐसी शख्सियत हैं जो अपने हिसाब से राजनीति कर सकते हैं और अपने इलाके में वो मजबूत हैं? इस बात से तो आपको इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल पप्पू यादव हमारे साथ हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सांसद बने, इसके लिए आपको बहुत बधाई भी है, क्योंकि आप अकेले निर्दलीय चुनाव लड़े। ना केवल आप एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि आप महागठबंधन के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे। और सच में कहा जाए तो महागठबंधन के शीर्ष नेता बिहार में, जिन्होंने पूरा कैंपेन संभाला हुआ था, वो आपको हराने के लिए 3-3 दिन वहां पर रुके। लेकिन वो आपको जितना हराना चाहते थे, जनता आपको उतना ही ज्यादा प्यार करने लगी। परिणाम अब सामने है। अपनी जीत के बारे में आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं चाहूंगा टीवी 9 पर आप इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो सब समाज और सभी जाति, धर्म, वर्ग, जो कहीं से भी कोई मतलब नहीं था, पहला हिंदुस्तान का ये चुनाव रहा और हिंदी पट्टी में पहला चुनाव जहां पर कोई वर्ग, धर्म, जाति, ये गरीबों की जीत थी। ये कंप्लीट हर जाति में जो युवा थे, जो जीना चाहते हैं, जो खुशी देखना चाहते हैं, जो गांव घर की महिलाएं हैं, जो गरीब लोग हैं, ठेला, रिक्शा, टमटम, सब्जी, चाय का दुकान, परचून का दुकान, दूध का दुकान, फल का दुकान, ये जो चलाते हैं, वो लोगों की एक उम्मीद थी, एक सपना है कि भाई कोई तो होगा जो मुझे तंग से बचाएगा, इस सिस्टम से बचाएगा, इस व्यवस्था से बचाएगा, इस भ्रष्टाचार से बचाएगा, इस नफरत से बचाएगा, इस अहंकार से बचाएगा। तो ये जीत उन लोगों की है, मैं कहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने कर्तव्यों के साथ, और ये जीत आप सब की भी है। 9 टीवी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सबसे पहले थे जिन्होंने कहा था कि वो सीट इंडिपेंडेंट चुनाव जीतेंगे, सबसे पहला। और दूसरी चीज, हमेशा एक सकारात्मक, आपकी पर्सनली आप जब भी डिबेट पर आए, आपने एक सच को दिखाया और आप सच के साथ रहे। इसके लिए मैं पूरे देश के ब्लेसिंग जिन्होंने दिया, 140 करोड़ प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका साथ हमें अच्छे से सहयोग मिला, सच्चाई के साथ उन्होंने दिया। निगेटिविटी जो होती है या कोई ब्रांडिंग उन्होंने नहीं की। तो इस तरीके से सबके सहयोग से हम एक बेटे के रूप में, जो मेरा सपना था, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, उस संदर्भ में लोगों ने नहीं तो इतनी बड़ी ताकत, इतने बड़े बड़े पीएम, सीएम, सभी लोग रोड शो, अरबों खरबों पैसा, 2 रात में 10 करोड़ रुपया, 8 करोड़ रुपया बांटना। आप जानते हैं कि लोग 500-1000 रुपया के चलते कितना नैतिक पतन हो जाता है। लोग जिंदगी नहीं देखते, अपने बच्चों की भविष्य नहीं देखते। एक दिन में नशा का। पप्पू जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने करीबी साथी को जरूर बताइएगा, क्योंकि वो अक्सर गोदी मीडिया इस तरह की बातें करते हैं, पर मीडिया आपके साथ जिस तरीके से खड़ी रही, मैं मानता हूं इसलिए खड़ी रही क्योंकि आप लोकप्रिय थे। ऐसा नहीं था, अगर आप लोकप्रिय नहीं होते तो मीडिया कहती कि आप हार रहे हैं। आप चूंकि जीत रहे थे, जनता पसंद कर रही थी, इसलिए उसको रिपोर्ट किया जा रहा था और इसीलिए आप हर जगह दिखाई पड़ रहे थे। मेरा आपसे सीधा सवाल है
कि आपके दुश्मन बाहर तो थे ही, एनडीए से आपकी लड़ाई थी, यह सच बात है, लेकिन आपके दुश्मन तो वो लोग भी थे जो जिनके साथ आप रहना चाहते थे, वो आपके ज्यादा बड़े दुश्मन थे। वो आपको हराने के लिए यहां तक बोल गए कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो एनडीए को वोट दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दो। देखिए, वो उनकी गलती थी, मिस तंग था, क्या हुआ, क्यों वो इस तरह इतने परिपक्व राजनीति की आवश्यकता है, गंभीर राजनीति की आवश्यकता है, पेशेंस रखनी चाहिए और हमेशा प्रतिक्रिया देना सही नहीं। आप मुस्कुरा करके भी आगे बढ़ सकते हैं और काम करने की जरूरत है। लोग तो गाली देते ही रहते हैं, सबको गाली देते हैं, लेकिन मेरा मानना, आप जैसे मीडिया की बात आपने कही बताई है, गोदी मीडिया नहीं। देखिए, मैं 9 टीवी और आपको कहना चाहूंगा कि आप 400, 300, 250 फल्ला पार की बात आप याद करिए और सट्टा बाजार की स्थिति को आप याद कीजिए। आप शेयर मार्केट को देखिए, 30 लाख करोड़ रुपए की क्या स्थिति हुई, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। 20-20 हजार करोड़ रुपया दो व्यक्ति किसके घर में गए। सीडीएस प्रदीप गुप्ता पर कितने गंभीर आरोप लगे हैं, उनकी हालात क्या, रोना पड़ा, क्या परिस्थिति आई, चाणक्य की परिस्थिति क्या आई। लगातार इसके पहले भी आप उठा करके देखिए गोदी मीडिया जिस तरीके से लोग एक व्यक्ति की परिक्रमा, गणेश परिक्रमा करने लगते हैं, जो मेरा हो या कोई है। मेरा तो आपने सच्चाई, हम 9 महीने से हम सड़कों पर थे, हम मोटरसाइकिल पर थे, हम गाड़ी के छत पर हम ठंडा में चलते रहे, हमने ना कभी थूक फेंका। सुबह 10 बजे हम चले तो हम रात के 3 बजे उतरते थे, तो हमारी परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। लेकिन जो देश की परिस्थितियां उसको समझिए, एक जहां तक इंटरनल बात है और एक्सटर्नल, दोनों लोग हमारा विरोध, आंतरिक भी बाह्य भी। आपको मैं बता दूं कि मैं 4 बार जब निर्दलीय एमपी बना और 2 बार मधेपुरा से 6 बार, 1 बार निर्दलीय सांसद 7 बार, मेरी माँ लड़ी बगल से, मेरी मिसेज 3 बार चुनाव लड़ी, 2 बार लोकसभा राज्यसभा से हैं। हम जो मूल्यांकन किए हैं उसको ऐसे समझने की जरूरत है। इसके पहले भी लोग आके विरोध करते थे, लोगों को अगले पहले भी कभी भी आरजेडी का ये सीट नहीं रहा या किसी अन्य पार्टी के लोग यहाँ कांग्रेस या हम चुनाव जीतते रहे। इसको इस रूप में आप देखिए कि जब पहली बार हमारी मां लड़ रही थी तब भी इन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उनको 20,000 वोट आए लोजपा से। फिर एनडीए में कैंडिडेट, इंडिया में महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी ने खड़ा कर दिया, उनको 28,000 वोट आया। एक बार खड़ा किया, उनको 44,000 वोट आया। आप समझिए, लालू यादव जी को एक बार नहीं 4-4 बार जब हम यहाँ से चुनाव लड़े, चारों बार हमारे खिलाफ यहाँ लोग नहीं। तो क्या पप्पू जी ये बताइए, आपकी लोकप्रियता की वजह से लालू यादव अपने बेटे की राह में आपको कांटा मानते हैं? क्या ये वजह है? क्योंकि आप भी तो एनडीए का ही रास्ता रोकना चाहते थे ना। आपकी वजह से कम सीमांचल में, कोसी में महागठबंधन मजबूत होती, कमजोर तो नहीं होती। अब सवाल यह उठता है कि आपके बगल में अररिया हार गए वो लोग। अररिया आप जीत सकते थे अगर एक साथ काम करते तो। किशनगंज में भी बड़ी क्लोज लड़ाई हुई, यहां तक कि कटिहार में भी बड़ी क्लोज लड़ाई हुई। मैं सीधा सा सवाल पूछता हूं और यह सवाल मुझे लगता है कि पप्पू यादव दिल से जवाब देंगे, दिमाग से नहीं, कि क्या आप और कन्हैया को दूर रखा गया बिहार से, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के रास्ते में आप बाधक होंगे? देखिए, मैं दिल से ही जवाब देता हूं। मेरे पास दिमाग होता ना, हम बहुत पहले सीएम, बहुत पहले बहुत कुछ बन गए होते। हम दिमाग से कभी नहीं चले, दिमाग से चलते तो हम भी राजनीति करते। हमें राजनीति नहीं आई और हम राजनीति करेंगे भी नहीं, और राजनीति हमें आएगी भी नहीं, ये मुझे नहीं लगता। हम जो मेरा जो इमेज है, जो आइडेंटिटी है, जो आइडियोलॉजी है, सेवा की, मदद की, संघर्ष की, वो मैं मेंटेन करूंगा। उसके अलावे जो बिना जात धर्म की जो हमारी सीधा लड़ाई है,
वो उसको मेरी लड़ाई है विकास की, मेरी लड़ाई है आम आदमी के रोजगार की, उसकी खुशियों की, उसके लिए जीने की। 3 बजे तक मैं काम करता हूँ। लेकिन सही बात आपने कही कि मधेपुरा है, सुपौल है, अररिया है, झंझारपुर है। 1 सीट की बात नहीं है, 2 सीट की बात नहीं है। अररिया हम हार जाए, मधेपुरा हार जाए, सुपौल हार जाए, खगड़िया हार जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण, फिफ्थ चरण तक एक भी सीट वो चुनाव नहीं जीतते, आरजेडी। 7 चरण में जाकर के तब वो चुनाव जीतते हैं जब वो कन्हैया सिंह के कारण कुशवाहा का वोट इंडिया को शिफ्ट करता है, और 7वें बार राहुल गांधी को प्रोग्राम जब 2 सीट पर लगता है, वो भी पाटलिपुत्रा में, आरा में। यदि ये दोनों न लगी होती और कुशवाहा का वोट शिफ्ट नहीं करता और माले का जनाधार उस इलाके में नहीं होता, 1 एमएलए 2 एमएलए नहीं होता, तो आप जान लीजिए कि ये 5 सीट चुनाव नहीं आती। यदि आप बिहार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दूर रखें, क्यों भाई, क्यों दूर रखें? जहां जहां राहुल गांधी गए वहां चुनाव आप जीते। लोग राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के रोड शो को देखना चाहते हैं। आप जहां पर अखिलेश, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कलेक्टिव थॉट के साथ आगे बढ़ा, आप उठा के देखिए 27 सभाएं की। जहां उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार कलेक्टिव सोच के साथ चले। जहां राहुल गांधी जी ने एक विचार रखा संविधान का, लोकतंत्र का, उस पर वो अड़े रहे। तो हिंदुस्तान का जो दलित है, एसटी एससी है, वो कंप्लीट इसको महसूस किया कि सही माने में ये लोग पहले भी एजुकेशन को लेकर, रोजगार को लेकर, प्रमोशन को लेके, आरक्षण को लेके, जाति जनगणना को लेके, ये लोग हर चीज में सुप्रीम कोर्ट नहीं तो क्या पप्पू यादव इस बात को मानते हैं कि लालू परिवार अपने सेल्फ इंटरेस्ट में महागठबंधन के इंटरेस्ट को पीछे रखा, इसलिए महागठबंधन के बड़े नेताओं को बिहार आने नहीं दिया, पप्पू यादव की एंट्री महागठबंधन में होने नहीं दी, कन्हैया को चुनाव बेगूसराय से लड़ने नहीं दिया? इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। कोई युवा नेता, चाहे पप्पू यादव हो या कन्हैया हो, वो तेजस्वी यादव की राह में बाधा ना हो जाए, इसलिए उनको दूर रखा गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए ये चुनाव 24 का था, 25 का नहीं था। सबसे पहले जो घटक के बड़े घटक, जो महागठबंधन के, इंडिया के जो बड़े घटक हैं, वो इस चुनाव को 25 की दृष्टि से भी लड़ना शुरू कर दिया। वो 24 को चुनाव को 24 की तरह नहीं लड़ा। उन्हें लगा कि हम ही एको, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा। वो समझ नहीं पाए कि ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव बन चुका है। वो समझ नहीं पाए एसटी एससी लोकतंत्र संविधान वर्सेस गैर संवैधानिक लोगों का चुनाव बन चुका है। नफरत वर्सेस प्रेम का चुनाव बन चुका है। रोजगार वर्सेस बेरोजगारों का चुनाव बन चुका है। किसान और महिलाओं के भीतर और युवाओं के भीतर एग्रेशन था, मजदूरों के भीतर एग्रेशन था। तो ये समझ नहीं पाए। वो 25 के चुनाव को ध्यान में रख करके एक लीडरशिप, पिता का तो अब चलता नहीं, आप इसको ऐसे समझिए। अब पिताजी की बात नहीं रहती। लालू यादव को लालू यादव के बारे में बोलने से आपको, हम लोग को कोई फायदा नहीं होनी चाहिए और कोई संदर्भ नहीं आता। जो उनकी उम्र है, जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। कन्हैया कुमार को अगले बार भी टिकट नहीं दी गई। सवाल है, कन्हैया कुमार यदि लड़ते इस बार बेगूसराय तो निश्चित वो चुनाव जीतते, लेकिन हिना साहब को भी नहीं हुआ। हिना साहब को लड़ाते तो वो चुनाव जीतते। अब पप्पू यादव से उनकी हो सकती है। मैं मानता हूं यदि मैं एक ही समाज और जात का लोग हूं तो थोड़े देर के लिए हो सकता है एक गहरी चिंता मन में होगी कि जो आइडियोलॉजिकल और जो आम आदमी के जो कोई सोया रहेगा, पप्पू यादव पूरा बिहार घूम के आ जाएगा। लोग लूटते रहेंगे, हम बांट करके चले जाएंगे। लोग सोने की तैयारी और आराम, ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे। हम सुबह 6 बजे उठते हैं, रात के 3 बजे जगते हैं, भर दिन लोगों की सेवा और मदद में लगे रहते हैं। और हमारा सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है कि भ्रष्टाचार को 3 महीने के अंदर मिटा पाए। तो पप्पू यादव के बारे में समझ में आता है कि एक लकीर जिसने बहुत लंबे समय से 40 सालों से जो आदमी सड़कों पर लड़ा हो, लाठी खाया हो। मैंने कभी सुविधा की बात नहीं की, हम कभी सत्ता और मंत्री की बात नहीं की है।
हम लगातार संघर्ष को चुने, चाहे कोरोना काल का समय हो, चाहे बाढ़ का समय हो। आप याद कीजिए, पटना में 12 दिन हम सोए नहीं थे। याद कीजिए, कोरोना में मेरी गिरफ्तारी हुई, जहां मैंने मुंह पे मास्क नहीं लगाया। पूरी नहीं, दुनिया की मदद की। इसमें हर कोई मजदूरों को 3400 रुपया। इसमें कोई शक नहीं है कि पप्पू यादव का चाहे सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, चाहे कोरोना हो चाहे बाढ़ हो, पप्पू हर जगह पहुंचे। पप्पू यादव पहुंचे ही नहीं, गरीबों की मदद की, जरूरतमंदों की मदद की। लेकिन पप्पू यादव के साथ लालू यादव छोड़िए, तेजस्वी यादव छोड़िए, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी नहीं रही। अब पप्पू यादव के साथ क्या कांग्रेस खड़ी रहेगी? सवाल ये उठता है, क्या पप्पू यादव कांग्रेस के साथ रहेंगे? और क्या तेजस्वी यादव पप्पू यादव की एंट्री में बाधक नहीं बनेंगे? मुझे लगता है ये जनता जानना चाहती है, जनता ये समझना चाहती है कि पप्पू यादव की आगे की राजनीति अकेले चलने की होगी या पप्पू यादव अब कांग्रेस के साथ मिलकर के महागठबंधन का हिस्सा बन करके 2025 के चुनाव में एनडीए को चुनौती देंगे। पप्पू यादव करेंगे क्या? ये हर कोई जानना चाहता है। एक बात करबत से सुनिए, समझ लीजिए। सभी लोग दिल्ली, बम्बई, गोवा घूम रहे हैं एमपी चुनाव के बाद। हारने के बावजूद भी लोग थकान मिटा रहे हैं कहीं ना कहीं। सबको कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सब आनंद ले रहे हैं। इस गर्मी में कौन रहेगा 46-47 डिग्री के गर्मी में? गरीब और आम आदमी ही जीता है ना। और हम पूर्णिया में अपना लोगों की सेवा, जो हमारा चुनौती है भ्रष्टाचार, जो हमारे लिए आम आदमी जो परेशान हाल है, जो मैं देख रहा हूं उसको, जो मेरे लिए ब्लॉक्स है, अस्पताल है, मैं लगातार उसमें लगा हुआ हूँ। लगातार जो रोड है, जो एनएच है, जो पीडब्ल्यूडी है, आरडब्ल्यूडी है, मैं लगातार उसमें लगा हुआ हूँ। एक तो यह मेरा परिप्रेक्ष्य है, पूर्णिया, सीमांचल, कोसी को नंबर 1 कराना, जो मैंने वादे किए हैं 3 महीने के अंदर। जो एक नेक्सस बना हुआ है माफिया का, जमीन के दलाल का, ब्रोकर का, अस्पताल में दलाल का, सीओसीआई के बीच दलाल का, उसको खत्म करना। और मेरे लिए वो टारगेट है। विकास को कैसे मैं ला पाऊं, मेरे लिए वो टारगेट है। पूर्णिया को नंबर 1 कैसे करूं? नीट्स है मेरा, बच्चे का जो नीट्स का लगातार क्वेश्चन आउट हो जाता है। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे जो पढ़ लिख के जीनियस है, वो कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये बिंदु, ये लड़ाई को मैं छेड़ूंगा और हर कीमत पर इस लड़ाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये आजाद हिंदुस्तान के बाद लगातार क्वेश्चन आउट होते रहना, लगातार मेडिकल जो एजुकेशन माफिया है वो जो मन में आता है सो करता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कांग्रेस ने साथ दिया या नहीं दिया, ये संदर्भ नहीं है। राहुल गांधी जी के खिलाफ सीपीआई भी थे, राहुल उनके खिलाफ वायनाड में चुनाव लड़ रहे थे, सीपीएम भी लड़ रहे थे। राहुल गांधी जी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, कहीं पर ममता दीदी लड़ रहे थे। क्या गठबंधन को उन्होंने तोड़ दिया? गठबंधन धर्म ना टूटे। 17 सीटों पर मात्र 9 सीटों पर बिहार में अखिलेश जी से समझौता करके और लालू जी से समझौता करके वह चुप रहे। एक पप्पू यादव के चलते समझौता टूटता, ये सवाल खड़ा होता है कि क्या जरूरत थी कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने की। और जब टूट गया तो कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। मैं संतुष्ट हूं और कांग्रेस, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी का ब्लेसिंग, उनका ट्रस्ट। देखिए, इस दुनिया में भरोसा खत्म हो गया है और भरोसा को जिंदा करने की जरूरत है। आम आदमी का भी भरोसा खत्म हो गया। कहाँ जाए क्या नहीं हो, दरोगा, अस्पताल, सीओ, बीडीओ, कलेक्टर, एसपी को लगता था कि मैं एकदम भगवान हूं, मैं रावण हूं, जो चाहूंगा मेरे सल्तनत को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। और आज उसको लग रहा है कि मैं पूर्णिया ना आऊं, पूर्णिया छोड़ दूं, पूर्णिया में मेरी पोस्टिंग ना हो, मैं आप दलाल को बुला नहीं पाऊंगा। सर, ये तो आप समझ लीजिए, आप मेरी बात को, मेरे लिए आप गहरी चिंता मत कीजिए। और ठीक है, सबको रहता है, क्या दिक्कत है यदि लालू जी को अपने बेटे को क्यों नहीं रहेगा सीएम बनाने का? हर आदमी के मन में रहता है, बनना चाहिए। देखिए, सीएम बनने के लिए दिल और मन बहुत बड़ा करने की जरूरत है। आपको जात पात से निकलना पड़ेगा। जिस तरीके के हालात जात पात का, कभी कोई कहता है भूरा बाल, हम उसमें भी विरोध किए थे। कभी कोई कहता है ज्यादा मुसलमान दलित को छोड़ करके हम
काम करेंगे, ज्यादा मुसलमान को छोड़ के काम करेंगे। यूपी में लगभग लोग कहते नहीं हैं कि नहीं, जातक समाज। सर सुनिए मेरी बात सुनिए। हम इस दोनों बात पर आपके साथ आने जा रहे थे। आपने बिल्कुल सही दोनों मुद्दा खुद आपने उठाया, हम आपसे पूछने जा रहे थे, क्योंकि हमको मालूम है कि मेडिकल स्कैम में आपकी घनघोर दिलचस्पी है। मैं इस बात को जानता हूं और बहुत पहले से जानता हूं, इसलिए हम आपके पास आने वाले थे इस मुद्दे को लेकर के। आपके एमपी बनने के बाद डॉक्टर भी डरे हुए होंगे जो कि मनमाना फीस लेते होंगे, आप उनके खिलाफ मुहिम छेड़िएगा, ये भी चर्चा का विषय है। सवाल ये उठता है कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता सांसद के रूप में करिएगा या बाहर से ब्लेसिंग लेकर के करते रहिएगा, किस रूप में करिएगा, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। देखिए मैं निर्दलीय हूं, मैं एसोसिएट कांग्रेस। देखिए आपको मैं पहले भी बता दूं, इंडिया गठबंधन मेरे सामने एक लक्ष्य है, जो जनभावना है, जो हमारे इलाके की जनभावना है और जो फीलिंग है, जो एक क्या कहा इमोशन, मेरा इमोशंस है मेरे पब्लिक के साथ, आम आदमी के साथ, वो कंप्लीट परिवार का इमोशन है। एक जो माँ बेटे का होता है, एक जो भाई भाई का होता है, साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में बैठना, कोई अलग नहीं, बिल्कुल घर की तरह हम लोग साथ रहते हैं। तो वो जो इमोशंस है, मैं अपने इमोशंस को अलग नहीं कर सकता और उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जो आज कंट्री को नीड्स है वो है इंडिया गठबंधन को किस तरीके से। देखिए आप समझिए, बीजेपी 21 सीट पर 200, 300, 400 वोट से मात्र जीती है और 27 सीट पर 500, 600 वोट से जीती है और 1069 सीट पर 1000 के नीचे जीती है। अब अंदाजा कीजिए कि उस स्टेट में वो कैसे जीती, वो तो हार चुकी थी। लेकिन चलिए, जो हालात है उसमें उनकी सरकार कितने दिन टिकेगी, क्या परिस्थिति चंद्रबाबू नायडू का होगा, इन लोगों के साथ क्या बिहार के साथ झुंझुना क्या किया, एक भी ना बीजेपी को ना किसी को दिया। बिहार के साथ इन लोगों का इतना नफरत क्यों है, एक भी सही मंत्रालय नहीं दिया। विशेष राहत की बात करनी चाहिए, नीतीश कुमार जी को मंत्रालय नहीं लेना चाहिए, आपने ले लिया। विशेष पैकेज की बात करना चाहिए, वो ले लिया। उनको बात करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनको बात करना चाहिए कोसी सीमांचल मिथिलांचल में जो हाई डैम बना के बाढ़ से मुक्ति की, उनको बात करना चाहिए मक्का और मखान पर ह्यूज फैक्ट्री की, बनपरे फैक्ट्री की, जूट मिल है, फूड प्रोसेसिंग है जो मैं बनमनखी में खोलना चाहता हूँ। बनमनखी की चीनी मिल बंद हो गई, जूट मिल बंद हो गई, पेपर मिल बंद हो गई, दाल चीनी मिल बंद हो गई, दूध फैक्ट्री बंद हो गई मधेपुर की। तो आप कहाँ जाएगा मजदूर, कहाँ जाएगा जिसको आप कहते हैं कि 81 करोड़ को 5 किलो अनाज देते हैं। इंदिरा गांधी के समय 2 किलो 2 रुपये पर अनाज शुरुआत हुई। बाद में यूपीए की सरकार में फूड गारंटी आया कि सबको हम फूड गारंटी के साथ कानून आया, आप उसको हटा करके आप उसका इस्तेमाल करने लगे। 5 किलो अरवा चावल पर क्या किसी को साड़ी हो जाएगा, क्या किसी को चप्पल हो जाएगा, क्या किसी की दवाई हो जाएगी, क्या किसी के बच्चे के शर्ट हो जाएंगे? आप क्या चाहते हैं? आप 5 किलो अनाज पर वोट दो तो पुण्य होगा, 5 किलो अनाज पर वोट नहीं दोगे तो पाप होगा, मतलब यही बात हो गई। तो जो परिस्थितियां हैं उसको आप समझिए। आज के डेट में मेरे लिए प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से और राहुल गांधी का ट्रस्ट है, मैं वहां खड़ा हूं, लेकिन मैं अपने इलाके के लिए, चाहे एयरपोर्ट का मुद्दा हो, चाहे रेलवे का मुद्दा हो, चाहे एम्स का मुद्दा हो, चाहे पूर्णिया यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, चाहे पूर्णिया उपराजधानी का मुद्दा हो, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा हो, जो सवाल है मेरे लिए रेलवे को लाना, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और इसके लिए यदि जरूरत होगी तो हम पीएम से भी मिलेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, हम सदन में भी रखेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, हम बिल्कुल बिल्कुल आप करिए। मैं एक बयान, लेकिन देखिए एक बयान जो बिहार में बड़ा चर्चित है, देवेश चंद्र ठाकुर का बयान कि मुसलमान और यादव ने वोट नहीं किया, कुशवाहा ने वोट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि ये निजी तौर पर आते थे काम कराने के लिए और हम करते थे, लेकिन इन्होंने वोट नहीं दिया, अब ये हमारे पास काम के लिए आए नहीं। इसको लेकर के बहुत चर्चा है। सवाल ये उठता है कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को किस तरीके से आप लेते हैं? देखिए आप इसको समझिए, यह वैसा बयान है
हमको सीखना चाहिए अमेरिका से, अन कंट्री से। गोरा काला के सवाल पर अब्राहम लिंकन का साथ गोरे ने दिया। और आज भी जब बराक ओबामा की बात आती है, उन्होंने कहा था कि आई वांट चेंज एंड आई वांट चेंज एंड पीपुल पर उन्होंने ट्रस्ट किया था। भारत ही एक कंट्री है जहां पर जाति पाति से हम निकल नहीं पाते। जब बांग्लादेश और श्रीलंका को याद कीजिए, धर्म की अफीम पे चला गया था तो बांग्लादेश की स्थिति क्या होगी? बांग्लादेश खत्म होने की तैयारी हो गया, लोग आत्महत्या करते थे, लोगों के पास इकोनॉमिकल समाप्त हो गई। लेकिन जब धर्म और मजहब से बांग्लादेश निकला, तब आप उस बांग्लादेश को देखिए कहां जा रहा है। जो कंट्री भाषा और क्षेत्रवाद पर, रंग भेद पर, आप नेल्सन मंडेला को याद कीजिए, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिसका सपोर्ट किसने किया? अब एक बड़ी जीत हुई। और महात्मा गांधी से नेल्सन मंडेला हो, चाहे हमारे मार्टिन लूथर किंग लूथर हो, सभी लोगों ने एक्सप्रेशन लिया। महात्मा गांधी जिसने कपड़े खोल के पलेजा घाट पर पूरे देश की, हमारा तो सूफी संत का देश है ना हो, हमारा तो कर्म और अध्यात्म का देश है। हम जाति व्यवस्था में तो है नहीं। कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन, अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से। हमारा कर्म प्रधान था। युधिष्ठिर यदि ब्राह्मण थे तो अर्जुन क्षत्रिय था, नकुल सहदेव वैश्य और शूद्र थे। ये तो शिव के काल में भी, किसी काल में आप उठा के देखिए, मुगल ने भी इस तरह का बाइफर्केशन नहीं किया गोरा काला के रूप में। उनको भी भारत का कल्चर और संस्कृति पसंद था। हाँ, उन्होंने गिद्ध दृष्टि रखी मेरी इकोनॉमी पर, उन्होंने गिद्ध दृष्टि रखी मेरी खूबसूरती पर, लेकिन उन्होंने मेरे कल्चर पर हमला नहीं किया, उन्होंने मेरी जीने पर हमला नहीं किया, उन्होंने मेरी विचारधारा पर हमला नहीं किया, और हम उसको मान भी नहीं पाए। ये कोई आज की बात नहीं है। अंबेडकर को आप सोचिए, अंबेडकर की वो लाइन जब उन्होंने दलितों को वोट डालने के प्रावधान की बात किया था, महात्मा गांधी बैठ गए थे महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा था ये कैसे, हमारे देश में विविधताओं से भरा विचार है। लेकिन जिस तरीके की बात एक व्यक्ति ने, कोई आज नहीं, नफरत की बात तो हम सब दिन करते रहे। हम सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। आप गोबर पर घी डाल करके क्या उम्मीद करते हैं भैया? आप क्या चाहते हैं? यह वही व्यक्ति है जो दवाई की फैक्ट्री चलाते चलाते पैसे के बदौलत एमएलसी बन गया। ये कब संघर्ष किए, कब राजनीति किए? इन्होंने रसूखदार और ऐशो आराम की जिंदगी जी करके बम्बई से सीधे आया और आम लोगों के वोट खरीदे एजुकेशन में जाकर के, और उस वोट को खरीद के एमएलसी बना और परोस करके। ये आप इनको पूछिए कि सीतामढ़ी में गोलीकांड हुआ था किसान के, पप्पू यादव पूरा विपक्ष वहां था, हम लोगों ने 2-2 लाख हमने वोट पैसा दिया उस वक्त। पूछिए, ये थे सीतामढ़ी में जितनी गोलीकांड भी, मर्डर हुआ, हम सब जगह जाके 50-50 हजार रुपया दिए। जो ब्राह्मण था, आज एक परिवार यहाँ आया है मेरे पास, वो वैश्य समाज से है। वो परिवार मैं आपको सामने ला देता हूँ। वो परिवार वहां पर पीछे बैठा हुआ है, उसकी दोनों भाई को मार दिया गया, दोनों भाई को, दोनों सगे भाई को। उसकी बेटी आके रो रही है। 1 महीना इसके यहाँ एक गौरा, उसके पिता, उसकी बेटी, सुनवाई नहीं हुई। उसके परिवार को अब खत्म करने की बात हो रही है। आज एसपी से हमने बातचीत किया, आज सुबह वो आया है, दोनों सगे भाई को मारते मारते मार दिया गया। अंदाजा कीजिए, इनसे पूछिए कि सीतामढ़ी में इसका योगदान क्या है। माँ जननी सीता सियाराम की वो धरती, इससे पूछिए आपने कितने बार चेयरमैन के रहते हुए आपने कौन सा, आपने कोई अमेंडमेंट बिल लाया? क्या आप सीता की माँ जननी के उस धरती के लिए, सीता के लिए आपने कुछ सोचा? कभी आपने उसके निर्माण की बात की? इतने बड़े बड़े दंगे हुए, घटना घटी सीतामढ़ी में। नेपाल का सटा हुआ पूरा स्मगलिंग, पूरा स्मैक की जिंदगी हराम कर दिया है बिहार की, पूर्णिया की, सीतामढ़ी की। वो सुलेशन, वो वाइटनर, वो गांजा, वो हफीम, वो चरस, वो सुगना, सबके बच्चे की जिंदगी हराम कर दिया। इनसे पूछिए कि क्या कोई काम किया इन्होंने? इनसे पूछिए कि किसी को रुपया दिया? बोलिए सामने लाने के लिए उसको। मैं डाला हूं सीतामढ़ी में 2 करोड़ से ऊपर रुपया पप्पू यादव ने दिए हैं जब घटना घटे। हमने तो नहीं कह दिया हमको पीएम बना दो, हमने तो नहीं कह दिया हमने इतने जात को। यदि हम 34 करोड़ रुपया 2-2 हजार अकाउंट में डाले, उसमें यादव और मुसलमान नहीं था, उसमें सिर्फ दलित नहीं था, उसमें बैकवर्ड नहीं था, उसमें अधिक फॉरवर्ड भी थे, सिर्फ दलित नहीं था। यदि हम पटना में जाकर के हमने पानी पिलाया, पटना में नहीं हमने खाना दिया, वो सर पटना, मेरी बात सुनिए, पटना में यदि खाना दिया, वहां दलित और यादव नहीं थे, वहां मुसलमान नहीं थे,
वहां पर था कास्ट, वहां था अपर कास्ट, वहां था वैश्य, वहां था मरवारी, वहां थे अन्य कास्ट के लोग। क्या कहते हैं हम? क्या उसके बाद वोट हमको नहीं दिया? वो वोट फिर बीजेपी को दे दिया। फिर कोरोना आया तो हमने पटना के एक एक लोगों की सेवा की, एक एक अस्पताल गए, एक एक रेमडेसिविर ला के दिए, गैस का प्लांट दिया, ऑक्सीजन ला के दिए। क्या बोलते नहीं ये गलत है? आप हमको बता दीजिए। ये जिस तरीके की बात करते हैं, क्या ये जादव मुसलमान का जो जहां दुकान होगा, क्या वहां पर ये नहीं लेंगे दवाई? वहां दूध नहीं लेंगे, वहां सब्जी नहीं लेंगे, उस दुकान से ये नहीं खरीदेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमको बताइए, क्या उस जमीन से ये नहीं चलेंगे? क्या उसके गांव से ये नहीं चलेंगे? क्या वो गांव की जमीन जादव और मुसलमान की नहीं होगी? ये क्या पीएम क्या कहेंगे मुझको? मैं सिर्फ अमुक जाति का, जैसे पीएम ने आके बोला इनके यहाँ मिश्रा जी के यहाँ मुझे 7 जाति का समर्थन प्राप्त। जब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जब पीएम ये बात करेंगे, ऐसे लोग इतनी नफरत भरी बात करने वाले, इसके यहाँ 17% यादव, 14-15% और 17% मुस्लिम, इनके यहाँ मिट्टी आती रोटी खाने जाएगा। ये गंदे लोगों के यहाँ ये जिस तरीके रोटी इनके टुकड़े खाने जाएंगे और ये गाली देता है, ये बात करता है। क्या इसको जादव और मुसलमान के टीचर ने वोट नहीं दिया था? इनसे पूछिए एमएलसी कैसे बने थे, इनसे पूछिए जादव और मुसलमान कब तो दिया था कि नहीं? आप हिंदुस्तान में इतनी नफरत की राजनीति, जेडीयू के प्रधान जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने इसका खंडन किया है, विरोध किया है, खारिज किया है, समर्थन नहीं किया है। लेकिन हम आपका व्यूज पूछ रहे थे। इसकी वजह यह भी है कि दरअसल आप भी जिनके साथ राजनीति करना चाहते हैं, वो आरजेडी है। आरजेडी भी जातिवाद को बहुत ज्यादा प्रश्रय देती है, बढ़ावा देती है और उस पे यह आरोप लगता है, माई इक्वेशन बनाती है, उसके वोट को अपना आधार वोट बैंक कहती है। आप सब जाति को साथ लेने की बात करते हैं, यह आरोप आरजेडी पर भी है। आप इस बच्ची को दिखाना चाह रहे थे, बताइए इसके बारे में। देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको, आरजेडी जब हुराबाद की बात किया था तब भी हम विरोध किए थे। आरजेडी यदि बैकवर्ड फॉरवर्ड या जदयू यदि दलित महादलित पसमंदा गैर पसमंदा की बात किया था तब भी हम विरोध किए थे कि आप मुसलमानों में कैसे बांट सकते हैं, मुसलमानों में आप बैकवर्ड फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, मुसलमानों में आप शेख सैयद सूरी आप कैसे कर सकते हैं। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं देता है, कभी नहीं इजाजत देता है। और आप हमेशा वोट के लिए आप मुसलमान को भी बांटने की बात की। आप इस्लाम को जानते हैं? क्या आप खुद के धर्म को जानते हैं? आप कभी कहते हैं बाप की पार्टी माँ की पार्टी, कभी कहते हैं आप कि एक बैकवर्ड एक हो जाओ, फॉरवर्ड लोग एक हो गए। मैं ऐसी चीजें नहीं मानता हूं, मुझे पसंद नहीं है ऐसी चीजें। और मैं वोट के लिए कभी बैकवर्ड को बाप बना लूं, कभी फॉरवर्ड को गाली दूं, कभी दलित को। ये लोग तो दलित विरोधी लोग हैं हिंदुस्तान में, कभी भी दलितों को और अत्यंत पिछड़ा निषाद मलाक का हर कमाल को बढ़ने नहीं दिया। लेकिन सवाल वो नहीं है। ये लोग जाति जनगणना के विरोध में है, ये लोग आरक्षण के विरोध में है, ये लोग समाज के हर तबके के विरोध में है। लेकिन ये बच्ची, इनसे पूछिए, इनकी मां बगल में है, इनसे पूछिए कि इनके भाई को मार दिया गया, थर थर किए गए, ये मां है। इन बच्ची को लीजिए, इनसे पूछिए सीतामढ़ी से आ जाए हैं, सीतामढ़ी कौन जात है, पूछिए इनसे, ये बताएंगे जात। और इनसे पूछिए कि इनके पिता, इनका भाई पैर पकड़ के बोला हमारी मदद कर दीजिए। क्रिमिनल कह रहा मार देंगे अब ये चारों को, अभी 2 को मारे हैं, कोई न्याय देने वाला नहीं है। पूछिए इस बच्ची से क्या कह रहा है, पूछिए। हम चारों का अभी भी डर है, बोलो जी। जी सर, हम जो 4 भाई बहन बचे, 2 पापा मम्मी भैया और मैं, हम चारों का आज भी मारने के लिए जान मान का खतरा है। और मेरे जो 2 भाई को मार दिया गया है, आज तक न्याय नहीं मिला है। हम लोग दर दर भटके हैं, ये मारने वाले कौन लोग हैं? मारने वाले कौन लोग हैं? सूरज, संजीव, डॉक्टर अजय, डॉक्टर स्नेहा, रिंकी जायसवाल, सिद्धि, राजन,
क्यों और उनकी बीवी और क्यों क्यों मारा उन्होंने? क्यों मारा उन्होंने? क्या लड़ाई है तुम्हारी उनसे? मेरी इनसे यही लड़ाई है कि पूर्व में पहले जमीनी मामला था, लेकिन वो खत्म हो गई और 196/23 में गिरफ्तारी नहीं होने के कारण मेरे भाई की मर्डर हो गई। अगर उसमें सुनवाई हुई रहती तो मेरे भाई की मौत नहीं होती। अच्छा, तो पुलिस में गए? कितनी बार गए पुलिस में? मिले? एसपी से मिले? दरोगा से मिले? जी जी सर, मैं कितनी बार, मेरे पापा गए थे, कितनी बार एसपी से मिले, डीएसपी से मिले, आईजी ऑफिस गए, राष्ट्रपति भवन भी गए, वहां तक पहुंचे, प्रधानमंत्री के भी पास गए। अभी हम लोग हार चुके हैं। अब यही करने के लिए आए कि अब हम लोग को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, ना हम लोग को कुछ मिल रहा है। पप्पू अंकल के पास आए कि पप्पू अंकल हेल्प करेंगे, नहीं कुछ होने के बाद हम लोग आत्महत्या ही करेंगे, क्योंकि पुलिस पप्पू जी हेल्प करेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या सीतामढ़ी के आप विधायक या एमपी के पास गए मदद मांगने? जी वहां तो गए थे, पापा पूरा दर दर भटके हैं। अच्छा, पापा से आप एक बार पापा से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, हम समझ गए। जी नमस्ते। मैं मीडिया से मांग करना चाहता हूँ हाँ। कि ये नीतीश कुमार जिसके ऊपर कोई आम जनता जो है आरोप लगाता है, उसी पदाधिकारी को भेजा जाता है। ये कहाँ का नियम है बिहार सरकार का? और हमने 2 साल तक ले कुत्ता लेखा बउआया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार का डीजीपी के चिट्ठी आया, गृह विभाग को आया, वो भेज देता है आईजी को, आईजी भेज देता है एसपी को। एसपी तो घूसखोर है, एसपी तो पैसा लिए हुआ है, कोई जांच नहीं करता है। कितना बार गए, गुहार लगाए, फोन से व्हाट्सएप से बात की, सारा चीज किए। ये 196 तक की बात है। इसके बाद 196 में गिरफ्तारी मुद्दाला जो है 379, 384, 406, 452 का मुद्दाला है। आपके परिवार में कितने लोगों की हत्या हुई है? 2 की हत्या कर दिया गया। 20 और 24 साल का। 24 साल का। अच्छा, वो कैसे हत्या किया? कहीं जा रहा था, बीच रास्ते में किया? कैसे किया? पूरा परिवार जो है पुलिस के डर से, मुद्दाला का डर से पूर्वी चंपारण में रहते हैं 3 सालों से। 3 सालों में कम से कम 50 आवेदन दिए, 50 बार मिले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का। तो अभी जो है विजय कुमार सिन्हा क्या बोलता है, 1/4/24 विधायक से मिलिए, तो मुख्यमंत्री काहे के लिए? 2 महीना पहले मारा। सम्राट चौधरी जो है बोलता है कि जो है से 10 दफे मिल चुके, कम से कम 2 आवेदन दे चुके, कल भी पटना में मिले। वो जो है से बोलते चिट्ठी भेज दिए। तो क्या मुख्यमंत्री का वैल्यू नहीं है एसपी को बुला करके? चलिए, तो आप पप्पू जी के पास पहुंचे मदद मांगने। इसलिए मदद मांगने आए हैं कि विगत 3 महीना होने जा रहा है, मेरा डायरी नहीं दिखा रहा है। पुलिस जो है तो बोला कि जहाँ पूर्वी चंपारण हुआ है गवाही ले लेंगे, जो गवाही दी उसमें डायरी खराब किया जा रहा है, वो मुद्दाला छूट जाएगा तो मेरी तो हत्या ऐसे भी हो जाएगी। तो हम तो आत्मदाह करेंगे पटना में। मगर पप्पू भी आए हैं इनसे संरक्षण लेने के लिए कि हमको 2-4 दिन रखिए अपने घर में। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम जो है जो मुख्यमंत्री के विरोध में वो सब कागज है मेरे पास, तथ्य है, अभी कल भी दिए हैं सम्राट चौधरी। आप देवेश चंद ठाकुर के पास गए थे? देवेश चंद ठाकुर के पास गए थे आप? देवेश चंद ठाकुर जी का 10 फोन से बात की है, 10 बार। बोले कि 2 तारीख को, तो 5 को कि ठीक है हम फोन करते हैं, 6 तारीख को बात करिएगा। 6 तारीख को बात की है तो इस दरमियान 10 दफे बात हो गया। चलिए, वो क्या है कि भाजपा को लोग को बताना चाहता है जो भाजपा की मदद करता है। हम आपका न्यूज जरूर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एक डरा हुआ परिवार पप्पू यादव की शरण में पहुंचा है, मदद मांगने पहुंचा है, सीतामढ़ी से पूर्णिया पहुंचा है। निश्चित तौर पर हम ये न्यूज जरूर दिखाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो हुक्मरान हैं, जो पुलिस है, उस तक आपकी बात पहुंचे और आप किस तरीके से डरते हुए पप्पू यादव की शरण में पहुंचे। तो ये हम आपके बारे में, आपकी जो परेशानी है वो हम जरूर बताएंगे। पप्पू जी आप बताइए। देखिए, 2 महीना पहले इसके बच्चों की मौत हुई, 20 साल, 24 साल। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अभी फिर मुजफ्फरपुर में एक बालिका गृहकांड हो गया। नौकरी के नाम पर 100 मुजफ्फरपुर इन्हीं का इलाका है,
नौकरी के नाम पर 100 बच्ची का बलात्कार हुआ है, 100 बच्ची का। अभी 2 दिनों से वही चल रहा है टीवी पर, सभी चैनलों पर, नौकरी के नाम पर। आप क्यों नहीं गए वहां? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि सीतामढ़ी में आपको वोट क्यों देता लोग? आपने कभी इतनी मर्डर, इतनी घटना घटी, कभी आप गए नहीं। पुलिस गोलीकांड हुआ, आप गए नहीं। बाढ़ हुआ, आप गए नहीं। अभी औरंगाबाद में एक श्रिया बच्ची का बलात्कार हुआ है जिसकी उम्र मात्र 16 साल है। 5 लड़के ने मिलकर बलात्कार करके मार दिया। वो तो जादव नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं है। मुजफ्फरपुर में जो 100 बच्ची का बलात्कार किया गया है अलग अलग एनजीओ के द्वारा, वो तो ज्यादा मुसलमान दलित नहीं है, वो तो लड़की है, वो तो बच्ची है। क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? आज पूरे सोशल आपकी आवाज गायब हो रही है। अब बोलिए। जी हाँ, अब आ रही है, अब बोलिए। जी 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 बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि आप इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी 2 महीना पहले, आप इनसे पूछिए कि जो इतना नफरत पाल चुके हैं उनसे पूछिए कि तुम्हें वोट क्यों देता? तुमको एमएलसी में जादवों ने, मुसलमानों ने वोट दिया कि नहीं? या तुम सीतामढ़ी में गोली आपने बिल्कुल अपनी बात कह दी। अब अंतिम 2 सवाल करूंगा, आपका समय भी बहुत कीमती है। नीट यूजी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के काफी छात्र आंदोलनरत हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं है, धांधली हुई है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, 8 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। ईओयू के अफसर दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल 9 ऐसे बच्चे पकड़े गए हैं जिनके पास कहा जा रहा है, यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पास पहले से ही पेपर था। उसी क्वेश्चन पेपर के मिलान के लिए पटना से अफसर दिल्ली पहुंचे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में मिडिल क्लास, आम और कॉमन आदमी के बच्चे जो जीनियस हैं, जो पढ़ते हैं, जो सही माने में, वो अब नौकरी नहीं कर पाएंगे। और ये सुनवाई और ये लामझाम ये कोई एक बार नहीं हुई है। क्वेश्चन आज सैकड़ों वर्षों से, लगभग दर्जनों साल से, 20-30 सालों से, 40 साल के लगभग से क्वेश्चन आउट होता जा रहा है। ये जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, मेडिकल, नीट्स के पहले भी जो बड़े बड़े एजुकेशन माफिया हैं, बड़ा बड़ा जो एजुकेशन ट्रस्ट को चलाता है, जो अपने को कहता है कि मैं पढ़ाता हूं, ये सब सेटर हैं, क्वेश्चन सेटर हैं। इस पर ये इनके मिली भगत से सारी चीजें होती है, इस पर सबको पैसा जाता है। सवाल ये उठता है कि गुजरात में 2 ऐसे कौन सा सेंटर था जहां 60 बच्चे की कॉपी टीचर ने लिखा? दिल्ली में कौन सा सेंटर था? और सवाल उठता है कि रेलवे की वैकेंसी खत्म हो गई, लगभग इसी तरह की चीजें, बैंकिंग की वैकेंसी खत्म हो गई, लोगों के पास नीट्स के अलावे, जीआरएफ के अलावे, अग्निवीर के अलावे कुछ बचा नहीं है, जो जिंदगी हराम कर रहा है। तो अब कॉमन और मिडिल क्लास के बच्चे मरने के अलावे क्या नहीं करेगा? या तो मरता, क्या नहीं करता। यदि यही घटना किसी विदेश में होती तो आज पीएम और सीएम का घर जल गया होता, आज नेताओं का घर जल गया होता, आज युद्ध होता, क्रांति होती। लेकिन बच्चे और उनके अभिभावक आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या आप इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? मैं हूं, मैं हिस्सा नहीं हूं, मैं हूं। मेरा तन, मन, धन, शरीर, हर चीज इस नीट्स के एग्जामिनेशन का मामला हो, चाहे डीएलएडी का मामला हो, डीएलएडी का भी मामला को रोका गया है, उस मामले को भी खारिज किया गया है। बच्चे डीएलएडी करके, डीएलएड करके बैठे हुए हैं और इंतजार में, उसकी भी स्थिति यही है, नीट्स की भी स्थिति यही है और आगे भी होगी। क्वेश्चन आउट होने से कान ऐसे नहीं पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, कुछ नहीं होगा। आप इसको समझ लीजिए। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, सरकार गंभीर नहीं है क्योंकि ये वोट का मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को बनाया आम जनता का मुद्दा, और पप्पू यादव ये मुद्दा, ये लड़ाई 30-35 सालों से लड़ रहा है। रेलवे में वैकेंसी भी थी, हम पर केस हुआ, हम पर लाठी चली, हम पर पत्थर राजेंद्र नगर में चले, हमको मारने की साजिश हुई। कोई एक दिन की बात नहीं है।
चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी, एसएससी, टीटी हो, एसटीटी हो, जो भी इंजीनियरिंग का मामला हो, जो भी मामला आया, पप्पू यादव आर पार की लड़ाई लड़ा। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, मैं दिल से आपको कह रहा हूं। इसीलिए पहला नहीं नहीं, मैं पप्पू जी, मुद्दा होगा, सदन में ये सवाल उठेगा, पप्पू जी सवाल उठेगा। मुझे मालूम है मेडिकल काउंसिल में भी भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ भी कई बार आप आवाज उठाते थे, मुझे इस बात की जानकारी है। मैं भी उस समय बहुत सारे न्यूज़ को रिपोर्ट करता था, इसलिए अक्सर आपसे मेरी मुलाकात भी होती थी। मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा। आप जीत चुके हैं, अब आप पूर्णिया के सांसद हैं, पूर्णिया में चुनाव भी होने जा रहा है, रुपौली को लेकर के बहुत चर्चा है। पप्पू यादव किसका समर्थन करेंगे? सर देखिए, मैं तो भले और अच्छे इंसान के साथ खड़ा रहना चाहूंगा। मैं किसी भी कीमत पर चुनाव में, हमारी बहन, हमारे लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर से वोट मांग लीजिए। मैंने कहा मेरे जितने अच्छे डॉक्टर हैं मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनसे हमेशा मिलता रहता हूं। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विपरीत, जिसका पैथोलॉजी नहीं है, जिस पैथोलॉजी का किताब नहीं है, दवाई दुकान का कागज नहीं है, जो नर्सिंग होम के पास कागज नहीं है, मैं ऐसे डॉक्टर और ऐसे नर्सिंग होम से वोट नहीं मांगूंगा। हम वोट मांगने नहीं गए। लोगों ने कहा कि ये दबंग आदमी है, ये मजबूत आदमी है, इससे वोट मांगिएगा तो आपको वोट मिल जाएगा, कुछ वोट ऐड हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरी फितरत और मेरा ईमान और मेरी फीलिंग, मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो सोच है, वो हमको वोट मांगने की इजाजत नहीं देता ऐसे लोगों के सामने। और मैं मैं वोट नहीं लूंगा। मैंने पहले ही कह दिया था, किसी भी परिस्थिति में मैं वोट उनसे नहीं लूंगा, ना मैं मांगूंगा। आज भी मैं उस बात पर तटस्थ हूं कि सियासत के लिए, देखिए ये 1 साल का चुनाव है, 9 महीने का चुनाव है, अभी 4 चुनाव सीट और होंगे, उसमें 4 जो है वो अलग अलग जगहों पर माले का है, राजद का है, अलग अलग जगह पर लोग चुनाव। नहीं मैं वही पूछ रहा हूं कि इंडिया गठबंधन तो बिखर गया, रुपौली से सीपीआई भी लड़ रही है, अभी फिर से बीमा भारती भी लड़ने जा रही हैं, उनको आज टिकट मिल गया है, थोड़ी देर पहले न्यूज आया है। तो पप्पू यादव किसको समर्थन देंगे? पप्पू यादव इतने लोकप्रिय हैं, सांसद चुने और उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव का चैलेंज स्वीकार करके चुनाव जीता है। अब सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव के क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और पप्पू यादव किसी की मदद तो करेंगे ना, किसी के बारे में कहेंगे तो कि इसको वोट दो। लोकप्रियता का मापदंड यदि एमपी एमएलए प्रधानमंत्री से है, मुख्यमंत्री से है, तो मुख्यमंत्री आज चुनाव लड़ लें और प्रधानमंत्री जी बिना गठबंधन का चुनाव लड़ लें, कोई पार्टी, आपको पता चल जाएगा कितनी सीट आता है। ये लोग जाति और नफरत के आधार पर चुनाव, हम एमपी एमएलए नहीं थे तो पटना के बाढ़ में क्या हम लोगों के लिए बेटा नहीं थे? नहीं बिल्कुल, कोरोना में हम लोगों के लिए बेटा नहीं थे? आप बिल्कुल थे, आप बिल्कुल थे, लेकिन जो इम्तहान होता, आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इम्तहान पास करिएगा तभी ना मोहर लगता है। आप निर्दलीय चुनाव जीत के आए तो आपने मोहर लगा दिया कि आप लोकप्रिय हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में किसको समर्थन? नहीं, अभी तो हम अपने साथियों से राय कर रहे हैं, लगातार मेरी राय हो रही है, लेकिन मेरी कोशिश होगी जिसका दागदार चेहरा नहीं है, जो गलत लोग नहीं है, जो जात पात नहीं करते हैं, जो नफरत नहीं करेंगे, जो आम आदमी का गुस्सा भी सुन करके उसकी मदद करे, उससे प्यार करे और सिर्फ सभी जात धर्म को लेकर के चले, ऐसे कैंडिडेट रुपौली में या कहीं भी होंगे तो मैं निश्चित तौर पर मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन कांग्रेस को वहां पर सीट दे, यदि ना सीट देता है तो सीपीआई को वहां सीट दे और अपनी कैंडिडेट ना बनाए। मेरा आग्रह होगा महागठबंधन से कि सीपीआई को वो लड़ाएं। उनके जो उम्मीदवार हैं, एक वर्कर है, एक उनके पिताजी को गोली मार दिया गया था, उसको तो हम तो चाहेंगे सीपीआई को आप मदद करिए। बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाला लोग नहीं है, वो अलग बात है कि उसके पास पैसे नहीं है, मैं इसी सवाल पे, का अधिकार नहीं है।
मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि आरजेडी ने तो उम्मीदवार बना दिया, अगर कांग्रेस समर्थन आरजेडी को करती है तो क्या पप्पू यादव भी आरजेडी को समर्थन देंगे रुपौली में? नहीं, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये मैं दुविधा में रहूंगा। हाँ। मेरे लिए दुविधा होगी, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। मेरे लिए दुविधा होगी, या तो यदि मुझको ऊपर से फोन आएगा तो मैं कह दूंगा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बयानाट चला जाऊंगा, मैं मौन हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे लोगों की मदद, देखिए वो मेरे लिए बेटी की तरह है, लेकिन मैं ऐसे चीजों में मैं अपने समाज में, अपने इलाके में सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा, सुचित्रता के साथ खड़ा रहूंगा और अच्छे इंसान के साथ खड़ा रहूंगा। चलिए पप्पू जी, वाकई आपने दिल से बात की, दिल से बात की, आपने जवाब जो दिया दिल से जवाब दिया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप पॉलिटिकल आंसर देंगे, पर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो ये थे पप्पू यादव, जिन्होंने हर चीज के बारे में बहुत खुल करके बात की और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से वो कोरोना हो, चाहे बाढ़ का समय हो, विपदा की स्थिति हो, जिस तरीके से वो लोगों के काम आते रहे हैं, ये राजनीति उनकी रुकने नहीं जा रही है। और जहां तक उपचुनाव का सवाल है, उपचुनाव में वो बीमा भारती का साथ नहीं देने जा रहे हैं, ये उनकी बातों से साफ झलक रहा है। तो बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।